आई टेक पीपल फ्रॉम कंफर्ट जोन आउटसाइड। कंफर्ट जोन के बाहर निकालना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे फिर वही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है तो क्यों मैं हाथ पैर मारूं, क्यों मैं बदलाव को लेके आऊं। अच्छा चल रहा है ना, आपके जो सपने हैं, आपका जो गोल है उस तक पहुंचना है, तो जो मेहनत करके आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं, इसी मेहनत के साथ आप वहां नहीं पहुंच सकते। उसके लिए एक अलग लेवल की मेहनत लगेगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, बी योर ओन बॉस पॉडकास्ट के एक और हिंदी एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बैठे हैं यहाँ इस बीच पे और एक खास मेहमान हमारे साथ हैं बी योर ओन बॉस पॉडकास्ट पे। आज इनकी स्टोरी इंग्लिश में भी आ चुकी है। इनका नाम है हेमंत जैन और ये पॉपुलरली जाने जाते हैं फिल्मी कोच के नाम से और अनकंफर्टेबल कोच के नाम से भी जाने जाते हैं ये। तो क्या है इनकी कहानी, आइए जानते हैं हेमंत जैन से। हेमंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सुबह सुबह वक्त निकाला और आए हमारे साथ। हमारे बी योर ओन बॉस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। धन्यवाद सचिन, धन्यवाद सचिन। इतनी सुबह तो मैं नॉर्मली सिर्फ वीकडेज पे इसलिए उठता हूँ क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना होता है, नहीं तो फिर इतनी जल्दी तो हम नहीं उठते। 5 AM क्लब के बारे में बहुत सुना, लेकिन कभी ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि इतनी सुबह नहीं उठ सकते। आज हो गया 5 AM क्लब। तो हेमंत, आपकी कहानी शुरू करते हैं शुरुआत से। हेमंत जैन की कहानी, जो आपके बचपन के बारे में बताइए। कहाँ आपका जन्म हुआ, आपके माता पिता, भाई बहन, घर के बचपन की यादें। तो हूँ तो मुंबई से, जन्म हुआ राजस्थान में, बट वो सिर्फ जन्म हुआ, तुरंत बॉम्बे आ गए थे। हाँ। बॉम्बे था तब। हाँ। तो बड़े वहीं हुए, और जहां तक मैं देखता हूँ कि स्कूल, कॉलेज, MBA सारा मुंबई में किया। ओके। पूरा परिवार मुंबई में है। तो पापा के अगर मैं कजिन्स भी गिन लूं तो 26 भाई बहन है वो। तो 26। पापा के भाई के 2 भाई थे, तो वो 3 भाइयों की हाँ, हाँ, हाँ। फैमिलीज जो बॉम्बे में है, वो 26 भाई बहन सारे के सारे मुंबई में। ओ। तो इतना बड़ा परिवार, और मैं हमेशा एक बड़ा भी पारिवारिक पर्सन रहा हूं। तो सोचा था हमेशा कि मुंबई में ही रहूंगा, फैमिली के साथ रहूंगा। कभी नहीं सोचा था कि शहर के बाहर या देश के बाहर जाके काम करूंगा या रहूंगा। बट हाँ, ऑफ कोर्स कंसल्टिंग जब ज्वाइन किया आज से 2005 में, तो उसके हाँ। बाद तो लाइफ बदल गई। बट बचपन पूरा मुंबई में गुजरा। अच्छा। स्कूल, कॉलेज, काफी यादें जुड़ी हुई है मुंबई से ऑफ कोर्स। तो एक एक खास याद है, एक स्कूल से रिलेटेड याद है। क्या हाँ। आपने कहा कि फिल्मी कोच, अनकंफर्टेबल कोच, तो आज की तारीख में तो मैं कहीं पर, आई लव द स्टेज, तो मैं कहीं पर भी अगर मौका मिलता है तो मैं स्टेज पे चला जाऊंगा, लोगों से बात करूंगा। 50 हो या 5,000 हो, मैं किसी भी ऑडियंस के साथ वेरी कंफर्टेबली बात कर सकता हूँ। हाँ। बट ये है क्लास दूसरी या तीसरी, जो हमारी स्कूल में एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स होती है, हाँ, स्पीच वाली। स्पीच होती है, पोएम होती है। तो पोएम के कॉन्टेस्ट, पोएट्री के कंपटीशन में मैंने पार्ट लिया था, हाँ। और हिंदी वाला था वो। तो उसके लिए मैंने हिंदी कविता लिखी थी, उल्टा अच्छा। पुल्टा। तो एकदम याद करके बना के मस्त लेकर गया, मैं स्टेज पे पहुंचा। आज कविता सुनाऊंगा मैं उल्टा पुल्टा, जिसे लिखा है मैंने। और ये मैंने करके मैंने ऊपर देखा, हाँ। और सामने ये 300-400 बच्चे बैठे हुए हैं, कक्षा दूसरी, हाँ। तीसरी, चौथी के। हाँ। और उसके बाद मैं कुछ नहीं बोल पाया। स्टेज फियर आ गया। बस वो पहली बार हाँ। मैं स्टेज पर जाके ऑडियंस को देख रहा था। हाँ। तो टाइटल तो बोल दिया, लेकिन उसके बाद पूरी कविता का एक शब्द नहीं बोल पाया। हाँ। मुझे नहीं पता मैं वहां कितनी देर तक ऐसे ही सन्नाटे में खड़ा रहा, बट थोड़ी देर के बाद मैं स्टेज से उतर गया। वाह। तो एक वो दिन था, और एक और आज एक का आज दिन है का जो दिन है जहां 50। पर बस कहीं पर भी खड़ा कर दो हम तो शुरू हो जाएंगे। वाह, ये जर्नी बहुत अमेजिंग है। ये मुझे लगता है या, कि इसमें टोस्ट मास्टर्स का भी काफी हाथ है, राइट? जरूर जिस जरूर। तरह से आपको मोल्ड करते हैं टोस्ट मास्टर्स में। तो उसके बचपन की आगे की कहानी हम लोग देखते हैं। तो आप फिर जब आपने कॉलेज किया, एमबीए किया, एमबीए के बाद आपका जॉब वगैरह क्या क्या स्टार्ट किया था आपने? तो बिजनेस फैमिली से हूँ, तो हम्म। वो तो मतलब मारवाड़ी खून है, तो वो तो हमेशा रहता ही है।
तो कपड़े का बिजनेस था, डैड का ग्रैंडफादर गोल्ड में थे, तो करियर पाथ तो सेट था कि कॉलेज जाऊंगा और बिजनेस में बैठूंगा। लेकिन 10वीं की एसएससी की बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर आ गए, तो सबने कहना शुरू कर दिया, अरे साइंस लेगा, साइंस लेगा। तो पापा ने भी कहा देख ले, साइंस ले ले, कुछ नहीं तो आगे फैक्ट्री डाल देंगे। ख्वाब बड़े थे। ठीक है, साइंस कर लेते। साइंस किया, इंजीनियरिंग की। तब तक आईटी का जो मार्केट में उछाल आया था सन 2000 के आसपास, तो फिर पहला जॉब आईटी का मिला। सन 2001 में तो पूरा आईटी बबल बस्ट हो गया, तो वो जॉब चला गया। फिर ट्रेनिंग और कोचिंग शुरू किया लोगों को, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। तब थोड़ी सी टीनेजर्स के लिए कोचिंग की। अच्छा। तो एक हफ्ते का प्रोग्राम, उनको एक 20 घंटे का प्रोग्राम में उनको कॉन्फिडेंस देना पर्सनालिटी के बारे में। और ये किया, 1-1.5 साल किया, फिर एमबीए किया। तो ये एक्सपीरियंस देख के जो कंसल्टिंग हेड थे सत्यम के, उन्होंने मुझे कहा कि चेंज मैनेजमेंट करोगे क्या? मैंने कहा ये क्या होता है पता नहीं, लेकिन मैं कोडिंग नहीं करूंगा। बोला कि नहीं, कोडिंग नहीं करनी है, तेरे ट्रेनिंग वाले एक्सपीरियंस से एकदम सही बैठता है, और मुझे एक्सपेरिमेंट करना है इंजीनियर को इस काम में लेने के लिए, बिकॉज मैं हमेशा एचआर वालों को लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। तो साल 2005 में जो उन्होंने मुझे चेंज मैनेजमेंट में लिया, अब हो गए 18 साल वही कर रहे थे। और चेंज मैनेजमेंट में होता यही था कि जो लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, बड़ी बड़ी कंपनीज में, जब बहुत बड़ा बदलाव आता है, बहुत बड़े परिवर्तन में फोकस हो जाता है टेक्नोलॉजी, फोकस रह जाता है प्रोसेस जो होंगे, काम करने का तरीका कैसे बदलेगा, टेक्नोलॉजी कैसे बने। इस सारे चक्कर में लोग साइडलाइन हो जाते हैं कि लोगों पर क्या फर्क पड़ने वाला है, कि इस सारे बदलाव में लोग किस डर से गुजरेंगे, उन्हें कैसे इस बदलाव से कंफर्टेबल कराना पड़ेगा, कैसे उनको ट्रेन करना पड़ेगा, कैसे उनको साथ में लेके चलना होगा। बिकॉज एक प्रोजेक्ट टीम होती है, वो चेंज कर देती है, मैनेजमेंट होती है, डिसीजन ले लेती है, बट लोगों को साथ में लेके चलना, चेंज मैनेजमेंट बस वही था। तो हमेशा मैंने लोगों के साथ काम किया। तो लोगों की सोच पे काम करना है आपको। हाँ। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे लोगों की सोच किस तरह धीरे धीरे बदलनी है, उन्हें किस तरह इस नए प्रोजेक्ट के बारे में, जिसके बारे में बहुत डर होता है, आपको जिस चीज के बारे में पता नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ग्रेप वाइन कहते हैं, अफवाहें जो है बहुत ज्यादा होती है कि अरे ये तो आएगा तो हम सबके जॉब जाने वाले हैं, जो पुराने सारे हैं 20 साल पुराने लोग, इन सबके जॉब जाएंगे, बिकॉज इनको टेक्नोलॉजी कहाँ आएगी, ये नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, बहुत कॉम्प्लेक्स होगी, ट्रेनिंग नहीं देंगे, नए बच्चों को ले आएंगे पुराने। तो ये सब डर के चक्कर में एक तो लोग तैयार नहीं होते, दूसरे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट खतरे में आ जाता है, बिकॉज आपके लोग ही तैयार नहीं है उस नए सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए या नए सिस्टम को यूज करने के लिए। तो लोग कोऑपरेट फिर कम करते हैं। हाँ, तो वो ट्रेनिंग में नहीं आएंगे, डेटा नहीं देंगे, आपसे बात नहीं करेंगे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए। तो वो काम रहा। तो इसमें अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो तब नहीं पता था, बट आज की तारीख में मुझे पता है कि तब भी मैं कोचिंग ही कर रहा था। तब भी लोगों के साथ काम कर रहा था, एक बड़े लेवल स्केल पे काम कर रहा था, ज्यादा लोगों के साथ काम, तो बहुत ज्यादा डीप नहीं जाता था, लेकिन एट अ सरफेस मैं काम वही कर रहा था कि लोगों को मदद करूं कि उनके उस ट्रांसफॉर्मेशन में। तो वो पूरा करियर रहा। और साथ में करीब 2005 में वो शुरू हुआ। 5 साल सत्यम के साथ रहा, 2.5 साल फुजित्सु, 2.5 साल केपीएमजी। तो सत्यम तो सबसे पहले मुझे स्विट्जरलैंड लेके गया, तो एकदम एक्सोटिक लोकेशन स्विट्जरलैंड में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्लाइंट था, वो ओरेकल इंप्लीमेंट कर रहा था। बहुत बड़ा, उस जमाने में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वही था, बिकॉज WHO जैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। WHO 150 देश में है, कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन 150 देश में नहीं है। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। एक पहली बार मैं मुंबई इंडिया से निकल के दूसरे देश में गया। तो हम जो कहानियां सुनते थे कि एकदम सुई की नोक पे चलता है सब कुछ, ट्रेन बस सब कुछ टाइम पे आती है, पहली बार देखा कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है। वरना हम तो मुंबई वाले हैं, मुंबई वालों को बस का टाइम पता नहीं होता है, बस स्टॉप पे जाके खड़े हो जाते हैं, बस आ जाती है बस। वहां जाके पता चला कि वो बता रहा है कि 3 मिनट में बस आएगी और 3 मिनट में बस आ भी जाती है। पहली बार नेविगेटर जैसी कोई चीज देखी जो गाड़ी में ड्राइवर को बता रही है कि कहाँ मुड़ना है, कहाँ जाना है। जीपीएस 2005 में ना जीपीएस था ना स्मार्टफोन्स थे, तो मतलब एक मैजिकल दुनिया में जैसे आ जाते कि यार ये तो फैंटेसी लैंड है, यहाँ पर तो सब कुछ जादू से होता है। मतलब मैं तो पहली बार जब देश के बाहर गया तो सोच रहा था कि वहां तो सब कुछ एसी होता है, मतलब सिर्फ बिल्डिंग नहीं, बाहर भी सब कुछ एसी। यार बाहर जाके काफी कुछ सीखने को मिला, अलग अलग तरह के लोगों से मिला। तो WHO में ये एक फायदा हुआ, 150 कंट्रीज के लोग हेडक्वार्टर्स में काम करते हैं। तो वो जो एक्सपोजर था डाइवर्सिटी का, कल्चरल डाइवर्सिटी का,
अलग अलग लोगों के सोचने के तरीके से, उससे मेरा तो दिमाग लेट से खुल गया। हाँ, और स्विट्जरलैंड जैसी जगह जहाँ पर हर कंट्री के लोग रहते हैं, तो लोगों के साथ कैसे मिलना है। अब वहां पर इटालियन, जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेज चलती है, इंग्लिश नहीं चलती है। अच्छा। मतलब वो टूटी फूटी अंग्रेजी हर कोई बोल लेता है, बस उतना ही है। हम्म, तो उसमें कैसे फिर काम चलाना है, बिकॉज हर एक के साथ आप उतना ही बोल सकते हो, आपको कम से कम कुछ शब्द तो सीखने ही पड़ते हैं। तो मैं तो ठहरा शुद्ध शाकाहारी, तो हाँ, सबसे पहले तो वो सीखना पड़ा कि भाई वेजिटेरियन, एग्स, वो सबको क्या कहते हैं, ताकि पता चले कि ये नहीं खाना। हर पैकेट को उठा, वहां पर इंग्लिश का होता नहीं था इंग्रेडिएंट्स, तो हाँ, फिर ढूंढना पड़ता था कि फ्रेंच में जाके एग का जो एक वर्ड था सीख लिया था, कि हाँ, भाई इसमें बाकी सब तो नहीं होगा लेकिन एग हो सकता है, तो एग के लिए चेक करता था। तो एक एक हाँ, पूरा अलग जीने का तरीका, अलग रहने का तरीका, और दुनिया किस तरह ऑपरेट करती है, चलती है। अब जैसे इंडिया में सब जगह पहले तो काफी कचरा होता था, तो हम्म, एक ये हो गया था कि जहां लोग होंगे वहां कचरा होगा। हम्म, जब बाहर जाके देखा कि नहीं, यहाँ पर भी लोग हैं, वहां पर भी इंडियंस है, और सब कुछ साफ है, तो एक बहुत ही बड़ा सोचने का तरीका चेंज होता है कि नहीं, ये हो सकता है। हाँ, एक सिस्टम होता है, एक प्रोसेस होता है, और एक एजुकेशन होता है। और आपके एजुकेशन में अगर ये सारी चीजें हो सिस्टमेटिकली, नॉट हाँ, जस्ट कि किताबों में हो, बट एक जिस तरह आप बड़े हो रहे हो, जिस तरह आपको सिखाया जाता है, ये सब चीजें आ जाती है, तो फिर यू कैन हैव अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। एक बहुत ही या, सुंदर सा शहर हो सकता है जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। हाँ, हाँ, भीड़ का और उसके इसके कोई रिलेशन नहीं हाँ, होता कि तो मतलब हो सकता है कि उसके वहां से जो मेरा सफर शुरू हुआ, हाँ, बदलाव को समझने का और बदलाव को लाने का, ऑर्गेनाइजेशंस में हाँ, या बाहर भी, तो ये सारी चीजें ऐड करती गई उसमें। ओके, तो 5 साल, जैसे मैंने कहा, सत्यम में, वहाँ सत्यम ही मुझे दुबई भी लाया था 2008 में। अच्छा, विजिट के लिए, 2009 में जब बदलाव आया था हाँ, रिसेशन का, तब मैं यही था प्रोजेक्ट पे। अल रुस्तमानी ग्रुप, यहाँ बुर्ज खलीफा तब बन रहा था, हाँ, उसके बाजू में बिजनेस बे है, वहां पर हमारा ऑफिस था। तो रोज सुबह और शाम को हम बुर्ज खलीफा का प्रोग्रेस देखते थे कि अच्छा, हाँ, आज ये कुछ और फ्लोर्स खड़े हो गए हैं, कुछ और कांच लग गए हैं वहां बाहर। हाँ, और तो उस जमाने में आए थे, फिर वापस गए, फुजित्सु में ज्वाइन किया, तो फुजित्सु वापस लेके आया दुबई। अच्छा, वापस गए केपीएमजी ने कुवैत भेजा। हाँ, फिर शादी वादी हुई, और मतलब शादी तो हो गई थी 2010 में, बट मेरी बेटी हाँ, 2014 में पैदा हुई। ओके, तो करीब 6 महीने हो गए थे, और 6 महीने का बच्चा पहचानने लग जाता है। हाँ, और उस जमाने में मैं कुवैत वाले प्रोजेक्ट पे था। कुवैत वाले प्रोजेक्ट में 2 हफ्ते मुंबई में, 2 हफ्ते कुवैत में। हुँ, और जो 2 हफ्ते में मुंबई में रहता था, तब मेरे पास और भी प्रोजेक्ट्स थे जहां पर मैं मैनेजर था, तो वहां पर जाके क्लाइंट को मिलके आना पड़ता। तो 1 दिन का ट्रिप, 2 दिन का ट्रिप होता था, तो मैं हुँ, घर पे करीब करीब 5 दिन रहता था। हुँ, तो ऐसे ही बेटी जब 6 महीने की हो गई थी, ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर का टाइम था, मैं कुवैत से आया, हुँ, और सुबह 5, 5:30 की लैंडिंग थी, 6:30 बजे तक घर पहुंचा, सब लोग सोए हुए थे, तो मैं तो घर के अंदर गया, और बेटी सो रही थी, मैं जस्ट वहां पर बैठ के मेरी बेटी को देख रहा हूँ, हुँ, लाइक सो रही है, लाइक एक वो होता है नजारा एक कि यार ये मोमेंट हाँ, होता है। समय थम जाए यहाँ पर। हाँ, मैं उसे देख रहा हूँ, और वो जागी, हाँ, उसने आंखें खोली, और उसने रोना शुरू कर दिया। अच्छा, आपको देख के रोना शुरू कर दिया, मुझे देख के रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने मुझे नहीं पहचाना। पहचाना नहीं। 2 हफ्ते के गैप में वो मुझे बोल के, मैंने कहा ये नहीं चलेगा। हाँ, ये बहुत हो गया, मतलब कंसल्टिंग ने घुमाया घुमाया, बीवी ने बर्दाश्त कर लिया, हाँ, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि बेटी मुझे पहचान नहीं रही है। तो फिर सोचा कि बस डन, अभी कंसल्टिंग से निकलेंगे। तो जॉब ढूंढना दूसरा शुरू किया कि क्या और करेंगे, लेकिन फिर सोचा कि कंसल्टिंग में क्लाइंट साइड होता है, कंसल्टिंग कंपनी साइड होती है, तो दूसरी तरफ कूद जाते हैं। हुँ, वहां पर एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, अगर 2 साल का, 3 साल, तो एक ही जगह पे हम रहेंगे। हुँ, ये हर 6 महीने में दूसरी जगह, और 2-3 प्रोजेक्ट है, तो यहाँ जाओ वहां जाओ, हुँ। फैमिली के साथ नहीं जा सकते, तो ये वो क्या पूरा क्या बदलाव आया। फ़र्क है ये समझा नहीं मुझे? तो जैसे क्लाइंट साइड और कंपनी साइड? तो कंसल्टिंग है, तो मैं एक हाँ, अगर कंसल्टेंट हूँ, तो किसी कंपनी में अगर कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, तो मुझे उस प्रोजेक्ट पे लगाया जाता है। हुँ, तो मैं उस प्रोजेक्ट पे काम करूंगा, और खत्म, फिर दूसरा क्लाइंट, तीसरा क्लाइंट। तो हुँ, जहां मेरा क्लाइंट है वहां मुझे जाना पड़ेगा। ओके, तो मेरा बेस बॉम्बे में है, लेकिन अगर हाँ, दुबई वाला क्लाइंट है तो मैं दुबई आया, कुवैत हाँ, वाला क्लाइंट है तो मैं कुवैत चला गया। हाँ, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो भाई आप इसी प्रोजेक्ट पे रहोगे अगले 2 साल के लिए, डन। तो मैं फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन अगर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स है, जिनका हाँ, बजट नहीं होता है कि एक फुल टाइम कंसल्टेंट, चेंज मैनेजमेंट कंसल्टेंट को रख सके उस पे, तो हाँ, होता है कि भाई महीने में 3 दिन इसको देने हैं, हाँ, हर एक एक हफ्ते में 1 दिन आओगे तो चलेगा। तो एक समय था जब दुबई में मैं 4 प्रोजेक्ट पे था, एक प्रोजेक्ट पे मेरा पूरा हफ्ता होता था, और हाँ, बाकी तीनों प्रोजेक्ट पे 1.5 से 2 दिन। अच्छा,
तो मैं 2 हफ्ते के लिए दुबई आता था और 2 हफ्ते के लिए वापस मुंबई चला जाता था। वैसे ही हाँ। कुवैत वाला प्रोजेक्ट था। तो इस सारे ट्रैवल में आपकी फैमिली आपके साथ ट्रैवल नहीं कर सकती, बिकॉज आप हाँ, एक जगह पे ही नहीं हो। एक जगह पे हो नहीं आप। तो हाँ। बस ये बढ़ गया था। तो इससे फिर 2014 में थैंक यू वेरी मच करके निकल गए। हाँ। धन्यवाद बहुत हुआ। और दूसरी तरफ कूदे तो एक क्लाइंट जो मिला कि जिसपे पास प्रोजेक्ट था, 3 साल का प्रोजेक्ट था, एक ही जगह पर रहना था, वो था कतर में। अच्छा। तो कतर में अली बिन अली नाम की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, 14-15 उनकी कंपनीज है एक बड़ी कंपनी के अंदर। और पेप्सी से लेके चॉकलेट्स, आइसक्रीम, सारे बिजनेसेस है उनके पास। हाँ। जैसे यहाँ पर माजिद अल फुतैम है हमारे पास, वहां पर अली बिन अली थे। तो उनके साथ 1 साल, और फिर दुबई आए 2016 में। हाँ। लैंडमार्क के साथ काम किया। लैंडमार्क अगेन 15-20 कंपनीज है वहां पर, सब रिटेल हम्म। में। उनके साथ 4 साल काम किया। तो लैंडमार्क में आप लैंडमार्क के एम्प्लॉय थे लैंडमार्क डायरेक्ट? के हाँ। एम्प्लॉय था। उनका ओके। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, 1 बिलियन दिरहम से ज्यादा का वो प्रोजेक्ट था। एक अच्छा। पूरा नया वेयरहाउस सेटअप किया था, ऑटोमेटेड, जहां पर रोबोट्स और मशीनरी से सारे आपके कार्टन्स वगैरह मूव होते हैं। बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। और हाँ। आज की तारीख में भी 2016 में शुरू हुआ था, 2020 में हम लाइव हो चुके, 2019-20 में हम लाइव हो चुके थे। हाँ। अब 2023 में है, लेकिन अभी तक और कोई वैसा कुछ ना बना रहा है, ना बनाने का सोच रहा है। हाँ। इतना बड़ा और मेगा प्रोजेक्ट था वो टीवी में हम देखते हैं ना मेगा प्रोजेक्ट्स, और दुबई हाँ। तो फेमस है कुछ भी मेगा बनाने के लिए। तो हाँ। ये उस श्रेणी का प्रोजेक्ट था। हाँ। तो करियर और कंसल्टिंग में मैं इस बात से काफी फॉर्चुनेट रहा हाँ। कि बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले, बड़े और वन ऑफ इट्स काइंड, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट मिले। और अच्छे अच्छे ब्रांड्स और कंपनीज के साथ, लाइक WHO से शुरुआत हुई यहाँ हाँ। पर। अल रुस्तमानी ग्रुप, लैंडमार्क, अली बिन अली। मलेशिया में जब मैंने काम किया था 6 महीने के लिए, तो बैंक नेगारा से काम किया था, जो कि हमारे जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हाँ। वो उनका रिजर्व बैंक है, ओके। बैंक नेगारा। तो वहां पर फाइनेंशियल पॉलिसीज बनती है, नए नोट, नए कॉइन्स वो लोग रिलीज करते हैं, और वो ऐसा था। तो उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो इस तरह से काफी फॉर्चुनेट भी रहा कि हाँ। एक्सपीरियंस बहुत रिच रहा, और बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया। तो एक अलग स्केल और वो कहते हैं ना, सोच बड़ी रखो। हाँ। तो वो हमेशा से रहा कि वो जो स्केल देखा, तो वो हमेशा लगता कि यार ये तो कितना बड़ा सोचते हैं। हाँ। और हर नए प्रोजेक्ट में वो सोच और बड़ी होती गई। तो मतलब वो एक फर्क पड़ता है कि आप हाँ। मतलब एक बिजनेस के तौर पर भी आप सोचते हैं कि यार मैं इस शहर में अपने 4 स्टोर खोलूंगा, हाँ। और एक दूसरा बंदा होता है कि यार इस पूरे देश में हमारे 400 स्टोर होने चाहिए। हाँ। भले 10 साल लगे, 20 साल लगे, लेकिन वो लेकिन सोच वहां से बड़ी शुरू है। होती है। हाँ। वही एक फर्क होता है कि एक आदमी एक अपना छोटा सा एक दुकान खोलता है, और एक हाँ। अंबानी सोचता है कि यार इस बिजनेस में घुसते घुसते हैं, यार 2-3 साल में 400-500 स्टोर तो बन जाने चाहिए। हाँ। मतलब वो एक आम बात होती है, लाइक चाय बिस्किट पे वो बात कर ली, वैसी बात होती है। लेकिन वो एक सोचने का जो स्कोप और स्केल होता है, हाँ। इन प्रोजेक्ट्स की वजह से और इस एक्सपोजर की वजह से वो भी काफी हुआ। हाँ। तो जब मैं कोच भी बना, हाँ। तो होता था कि यार कोचिंग करूंगा, कितने लोगों को मैं कोच करूंगा। तो शुरू शुरू में सोचता था कि यार 4-5 हजार लोगों को तो मैं ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स में, 5-5 के ग्रुप्स में, 10-10 के ग्रुप्स में, 1-to-1 में 4-5 हजार लोगों को तो कोच करूंगा। हाँ। उतने लोगों पे, उनकी, उतने लोगों की जिंदगी में मेरी वजह से एक एक बड़ा चेंज आना फर्क आना चाहिए। चाहिए। हाँ। रिसेंटली मैं उसी नंबर को वापस देख रहा, तो मैंने कहा कि यार इन लोगों के साथ तो मैं बहुत लंबे समय तक काम करूंगा, लेकिन और भी लोगों के जिनके साथ मैं 1 घंटा बिताता हूँ, या फिर मैं स्टेज पे जाके जब मैं बात करता हूँ, तो एक उस 15 मिनट में, 20 मिनट में कुछ एक चीज मैं उनको दे सकता हूँ जिनसे उनकी जिंदगी बदल सकती है। वो क्या नंबर होना चाहिए? तो मैं सोच रहा था, एंड मैं सोच रहा था कि यार 100,000, 200,000, उस लेवल पे सोचने लगा। फिर लगा कि यार एज अ स्पीकर मेरा मेरा करियर अगले 10 साल का, 20 साल का नहीं है, 40 साल का भी हो सकता है। हाँ। लाइक आज मैं 45 का हूँ, 45 साल का हूँ, मैं 80 साल तक स्टेज पे खड़े होकर बात कर सकता हूँ, हाँ। एंड आई कैन रीच आउट टू अ वेरी लार्ज ऑडियंस। हाँ। तो क्या मैं 10 लाख लोगों तक पहुंच सकता हूँ? 1 क्या मैं मिलियन। 1 मिलियन लोगों तक पहुंच सकता हूँ? तो ये एक लाइफ का नया गोल है हाँ। कि 1 मिलियन, 10 लाख लोगों में अगर मैं कुछ बदलाव ला सकूं, हाँ। तो वो एक अच्छी बात होगी। लाइक वाह। ऐसा लगेगा कि वो कहते हैं ना, जीवन का एक धैर्य होता है, जीवन का हाँ। एक पर्पस होता है, वो सफल हो जाएगा। तो एक तो मजा 1 आएगा मिलियन लाइफ में। लोगों तक पहुंचना है। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा, जो आपका जो ट्रांजिशन हुआ हम्म, जब आप केपीएमजी में थे, जब जॉब कर रहे थे, उसके बाद में फिर आपने जब लैंडमार्क में आपने जॉब किया,
जॉब छोड़ के आपने अपना खुद का जब कंसल्टेंसी जब आपने स्टार्ट किया, तो वो ट्रांजिशन कैसा रहा? कब आपको लगा कि अब मैं सेफली जॉब छोड़ सकता हूँ? हम्म, तो अब जॉब से निकल के एक बिजनेस स्टार्ट करना, इसमें दो चीजें होती है। एक तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, बिकॉज कई सारी धारणाएं होती है लोगों में कि यार जॉब में ये 9 से 5 होता है, बॉस की सुननी पड़ती है, बहुत प्रेशर रहता है, बिजनेस करेंगे तो फ्रीडम मिलेगी। एक तो ये गलत है, क्योंकि जॉब होता है 9 से 5, बिजनेस होता है 24/7। आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली 24 घंटे 7 दिन 12 महीने आपके बिजनेस पे चलता है कि कहाँ से सेल होगा, कहाँ पर बिजनेस बढ़ाया जाए, कहाँ से पैसे आएंगे, सब कुछ चलता है। दूसरा, वो जो बॉस वाली बात है, अ, आप जब जॉब में हैं तो आपको एक बॉस की सुननी है, लेकिन जब आप बिजनेस करते हैं, यू बिकम योर ओन बॉस, यू बी योर ओन बॉस, आप खुद बॉस बन जाते हैं। हाँ। तो एक वो टाइम था जब यू हेटेड अ पर्सन। अब सोचिए कि आप उस जगह पे बैठे हो जहां पर बाकी लोग आपको हेट कर रहे हैं। बिकॉज एज अ बॉस आपको वो सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, हाँ। और आपको लेना ही पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है। हाँ। पहले आप कर सकते थे कि मेरे बॉस ने किया नहीं, अब तो आप ही बॉस है, आप ही को सब करना है, कोई आपकी मदद करने आएगा नहीं, आप ही को जाके मदद मांगनी भी है, मदद करनी भी है, और सारे डिसीजंस लेने हैं, अच्छे बुरे सारे। हाँ। तो वो एक बहुत डिफिकल्ट ट्रांजिशन होता है। इसलिए मैं काफी बार कहता हूं कि एंटरप्रेन्योर बनना, बिजनेसमैन बनना, ये एक लॉजिकल डिसीजन नहीं है। इसके लिए आपके दिमाग में, आपके दिल में एक जुनून और एक पागलपन होना चाहिए, तभी आप एक एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, बिजनेस ओनर बन सकते हो। अगर वो पागलपन और जुनून नहीं है, आप जॉब कर लीजिए, आप वहां पर सेटिस्फाइड रहेंगे। सेफ तो मैं नहीं कहूंगा, बिकॉज आज की तारीख में तो जॉब भी झटके से चला जाता है और बिजनेस भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो पहले एक वो जो हुआ करता था कि जॉब में सेफ्टी है और बिजनेस में नहीं, अब तो वो सेम हो गया, दोनों ही इक्वली वॉलेटाइल हो गए। फॉर मेरे लिए ऐसा हुआ कि 2015 के आसपास कोचिंग के बारे में सोचना शुरू किया था। हाँ। बट 2016 में यहाँ लैंडमार्क में जॉब था, बहुत अच्छा जॉब था, बहुत अच्छा मैनेजर था। बहुत कम होता है कि एक मैनेजर बहुत अच्छा होता है, लेकिन बेस्ट मैनेजर आई वर्कड विद वो था, प्रकाश राव नाम था उनका, और उनसे बहुत कुछ सीखा। लाइक करियर के 10-15 साल भी मैं इतना ज्यादा कुछ सीखा उनसे। हाँ। तो खुश था उस जॉब में, सब कुछ सही था। तो फिर ये कोचिंग का थोड़ा पीछे चला गया था। ओके। फिर आया कोविड। तो होता है ना, लाइफ जब तक कभी कभी किक न मारे, आपको थोड़ा सा हिला नहीं दे हाँ, जब तक लाइफ हमको नहीं हिलाती, हम आराम से बैठे हुए इसी कुर्सी पे बैठे हुए बातें बातें करते रहते हैं, चाय बिस्कुट लेते रहते हैं, हाँ। चाय पकौड़ा ले लेते हैं, बट वो जो बदलाव लाना होता है हम नहीं लाते। तो 2001 में जब मैंने कहा था कि आईटी का बबल बर्स्ट हो गया था, मेरी जॉब चली गई थी। 2008 और 9 में जब इतना बड़ा रिसेशन आया था, तब जॉब नहीं गई, लेकिन एक वो डर था। 2012 में भी मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे कहा गया था कि भाई आप रिजाइन करके चले जाइए, हम टीम साइज को 20% कम कर रहे हैं, तो 7 लोग जा रहे हैं 35 की टीम में। वो भी हुआ, लेकिन उसके बाद प्रोजेक्ट आ गया तो उन्होंने वापस ले लिया अंदर। तो ये सारा मैं देख चुका था। तो ये था कि खुद का कुछ करना है, और अल्टीमेटली मारवाड़ी फैमिली से हूं, तो बिजनेस तो रगों में बहता है। हाँ। तो मैं और मेरा एक और कजिन है, हम जो जॉब करते हैं वो तो एक बड़े ही एक्सेप्शन है कि मतलब ये कहाँ से जॉब करने लगे इस फैमिली में से, तो बिजनेस फैमिली आउटकास्ट हो गए, ये कौन है, ये जॉब कर रहे तुम? तो तुम क्या कर रहे हो। तो वैसा हो गया था। तो 2020 में जो कोविड आया, उसमें जब वो लैंडमार्क वाला जॉब गया, तो एक सोचा कि ये अच्छा मौका है, लाइफ बदल रही है तो लाइफ को बदलते हैं। हाँ। इस बार चीजें जो हो रही है उसको होने देने से अच्छा है लेट्स टेक चार्ज। हाँ। हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या होना है। तो मैंने कहा चलो पता लगाते हैं। एक तो जॉब ढूंढ ही रहा था, तो जॉब भी मिल गया, बट इस बार ये पक्का था कि नहीं, इस जॉब के सहारे नहीं चलना है, कुछ और सोचना है जिससे कि ये जॉब की डिपेंडेंसी चली जाए। हाँ। बिकॉज कोविड में ऐसा हुआ था कि वहां पर बैक इन इंडिया बिजनेस बंद था, बिकॉज लॉकडाउन था। हाँ। यहाँ पर जॉब गया था, तो एक पीरियड था 1 महीने का, जब मैं फैमिली को देखता हूँ तो फैमिली इनकम जीरो हो गई थी। मतलब जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह थे वो भी सब क्रैश हो चुके थे। तो वो एक पीरियड था जिस वक्त लाइक काफी हिला दिया। और उसी पीरियड में कोविड की वजह से आई लॉस्ट माय फादर ऑल्सो। तो वो मतलब होता ना, मुसीबत जब आती है तो चारों तरफ से चारों तरफ से एक चारों साथ आ कोनों जाती है। से आती है।
6 दिशाओं से। तो वो हुआ, तो फिर काफी सोचा, जॉब मिल गया तो फॉर्चुनेट था, तो दूसरे जॉब में लग गया, शुरू किया कोचिंग के बारे में रिसर्च शुरू किया, तो एक कोर्स मिला, तो चलो कर लेते हैं। जो जॉब मिला था उनके एमडी से बात की कि मैं जाना चाहूंगा, आप एक दूसरा पर्सन ढूंढ लीजिए जो मुझे रिप्लेस करेगा। तो बोलता है दूसरा जॉब मिल गया। मैंने कहा मैं जॉब में नहीं जा रहा हूँ, तो ऐसी कोई डेडलाइन नहीं है कि 1 महीने में मैं जा रहा हूँ या 2 महीने में जा रहा हूँ, आप ढूंढ लीजिए, जैसे ही आपको मिलेगा मैं उसको हैंड ओवर करके निकल जाऊंगा। मुझे मेरा कोचिंग करना है और मैं उसे फुल टाइम फोकस देना चाहता हूँ, मेरा सर्टिफिकेशन करना चाहता हूँ, उसके बाद आगे सोचूंगा। तो कोर्स कर लिया था आपने या करने करने वाले वाला थे? था, करने तो मैंने वाले उनको इन्फॉर्म कर दिया कि मैं जाना चाहूंगा, बिकॉज हाँ अब कंसल्टिंग है, आप एक कंपनी के साथ काम कर रहे हो और एक क्लाइंट है, हाँ मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन क्लाइंट और उस कंसल्टिंग कंपनी के बीच में रिश्ता खराब हो जाएगा, यार आपका आदमी चला गया। हाँ तो हमेशा से मेरा यही रहा है कि भाई वो रिश्ता ना खराब होना चाहिए और अपनी वजह से दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ तो ये तो पिताजी से हमेशा सीखा था कि भाई किसी को आपकी वजह से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं वो कंपनी पर भी लागू करता था कि उनकी रेपुटेशन पे अपनी वजह से कोई नहीं आना चाहिए। हालांकि ये बहुत कॉमन है, लोग छोड़ के जाते हैं वगैरह, लेकिन हमारी वजह से क्यों, दूसरे कर रहे हैं तो वो जो था, तो इस बार जो बदलाव आया हाँ प्लान्ड था कि ठीक है कोविड हुआ, उसकी वजह से जॉब गया, लेकिन उसको लेके आगे क्या करना है वो पूरी तरह से प्लान किया कि कोचिंग का सर्टिफिकेशन करेंगे। उसके बाद एक प्रोजेक्ट आया तो मुझे लगा चलो ठीक है, सर्टिफिकेशन हो गया, उसको बहुत मेहनत लगनी थी। अब कोचिंग के लिए क्लाइंट भी ढूंढेंगे, किसकी जिंदगी बदलनी है, किसको मतलब, क्योंकि इस बार मैं जाके किसी को नहीं बोल सकता मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा, आ जाओ। उसमें वो चाह होनी चाहिए कि मैं बदलूंगा और मुझे बदलनी है अपनी जिंदगी। मैं एक रास्ते पे जा रहा हूँ, उस पे जो प्रोग्रेस है वो मैं अटक गया हूँ, उसमें से निकल के अब जिंदगी को, और मेरे में जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज करने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा, और वो मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे हेल्प की जरूरत है। वहां पर कोचिंग काम कर सकती है। और काफी बार मुझे कहा जाता है, मेरे जो कोच है वो कहते हैं कि यार तू लोगों को डराता क्यों है। मैंने कहा यार उसके बिना मैं नहीं करना चाहता, बिकॉज मैं जब किसी के साथ कोचिंग का रिलेशनशिप बनाऊंगा, वो मेरा क्लाइंट रहेगा, मैं उसको बोलता हूँ कि हम 6 महीने काम करेंगे या 12 महीने या 18, आजकल मैं 18 महीने काम करता हूँ लोगों के साथ। इस 18 महीने में हर हफ्ते हम 2 घंटे के लिए मिलेंगे। उसके अलावा आपको रोज आधे से 1 घंटा डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो आपकी जिंदगी आपकी पिछले 25, 30, 40 सालों का प्रोडक्ट है, उसको इतनी आसानी से नहीं बदल सकते। उसको बदलने के लिए आपको उतनी ही ज्यादा वापस मेहनत करनी पड़ेगी। तो हर हफ्ते अगर आप 5 से 7 घंटे डाल सकते हैं तो फिर बात करते हैं, वरना जाने दो, क्योंकि मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं उसकी जिंदगी बदलूं। बिकॉज एक कमर्शियल एंगल भी है कि अगर उसकी जिंदगी नहीं बदलेगी तो वो और किसी को नहीं बताएगा यार हेमंत ने मेरी जिंदगी बदल दी, उससे कोचिंग लो। सही है। वो ये बोलेगा अरे यार मजा नहीं आया, कुछ हुआ नहीं, पैसे बर्बाद हो गए। तो ये मैं नहीं चाहता। कभी ऐसा भी होता है कि लोग कोचिंग स्टार्ट तो कर देते हैं, उसके बाद में फिर वो नहीं कर पाते या छोड़ देते हैं? होता है। अभी हुआ 2 हफ्ते पहले एक साथ 2 क्लाइंट्स एक साथ साइन अप किए, दोनों का 1-to-1 कोचिंग था। एक बंदे के साथ चल रहा है, दूसरा जो था वो जॉब ढूंढ रहा था। अब ये एक बड़ा कमाल की बात है, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि जॉब ढूंढते हुए जब उसके पास इनकम नहीं है, उसने कमिट किया कि मैं 18 महीने की कोचिंग करूंगा, और ये महंगी होती है। मतलब मैंने उसको कहा कि भाई इसमें हजारों डॉलर लगेंगे, तो उसने कहा मैं नहीं करूंगा। शुरू में जब मेरे पास जॉब नहीं है, क्या मैं 200-500 डॉलर देके शुरू कर सकता हूँ? मैंने कहा चल, अगर तुझ में इतना जज्बा है कि करूंगा तो मैं भी करूंगा। सो मनी इज नॉट द मैटर व्हेन वी आर बिगिनिंग। आगे चल के जॉब मिल जाएगा तो तू दे ही देगा। हाँ, उसके साथ शुरू किया, उसके साथ 1 महीना काम किया, और अब वो गया है वापस अपने देश। वो अफ्रीकन कंट्री से था, वो अपने देश गया है। तो उसने कॉल किया मुझे, बोला कि जॉब ढूंढ रहा था, अभी तक जॉब मिला नहीं है, तो अभी मैं 2 चीजों पे काम कर रहा हूँ, एक तो जॉब ढूंढने पे और एक खुद का बिजनेस स्टार्ट करने पे। तो मैं घर जा रहा हूँ, पापा से बात करूंगा, मेरे 6-7 दोस्त हैं उनसे बात करूंगा, दोस्तों से ये बात करूंगा उनमें से कौन मेरे साथ बिजनेस में आ सकता है और कौन पैसे लगा सकता है। पापा से भी बात करूंगा कि अगर वो थोड़े बहुत पैसे लगा सकते हैं, और साथ में अगर जॉब भी ढूंढूंगा। ये सबको मिलके 2 महीने में मैं वापस आऊंगा। तो 2024 में जनवरी में मैं वापस आऊंगा, तब शुरू करेंगे। अच्छा। अब ये हो सकता है कि जनवरी में वापस आए ना आए, मार्च हो जाए या नहीं आए, तो ऐसी चीजें भी होती है। बट अदरवाइज अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि मैंने कोई क्लाइंट लूज नहीं किया है आज तक। जिसने काम शुरू किया है मेरे साथ, 1 से 2 मतलब 1 ही महीने में उसको इतना फर्क नजर आ जाता है अपने आप में, कि वो लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। 6 महीने का हो, और अब तो मैं 18 महीने का कमिटमेंट लेता हूँ कि भाई 18 महीने में मैं 9 महीने कोचिंग दूंगा, और 9 महीने में तुम्हारी जान के पीछे पड़ जाऊंगा। तुमने जो सोचा है वो अब करो।
हाँ उसमें कोचिंग तो बहुत थोड़ी होगी, लेकिन मैं तुम्हारी जान के पीछे पड़ जाऊंगा। लिटरली दिस इज माई सेलिंग। 9 महीने कोचिंग, 9 महीने को आई एम गोइंग टू बू आफ्टर योर लाइफ, और लोग उसके पैसे देते हैं। कोच तभी का काम ही है। तभी तो वो अनकंफर्टेबल कोच की मतलब जो अनकंफर्टेबल कोच नाम टाइटल वहां मिला से मुझे, आया है। कि मैं हाँ कह रहा था कि भाई आई टेक पीपल फ्रॉम कंफर्ट जोन आउटसाइड। कंफर्ट जोन के बाहर निकालना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, हाँ फिर वही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है तो क्यों मैं हाथ पैर मारूं, क्यों मैं बदलाव को लेके आऊं। हाँ अच्छा चल रहा है ना, जब मेरा लैंडमार्क वाला जॉब था, सब कुछ अच्छा था, क्यों उसको मैं छेड़ूं, छेड़ा, हाँ क्यों मैं कोचिंग के, तो वो सब कुछ नहीं किया था। तो वही होता है कि अगर आपको आपके जो सपने हैं, आपका जो गोल है, उस तक पहुंचना है, तो जो जो मेहनत करके आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं, इसी मेहनत के साथ आप वहां नहीं पहुंच सकते। उसके लिए एक अलग लेवल की मेहनत लगेगी, क्योंकि वही होता है कि आप जिस तरह लाइफ में ऊपर उठ रहे हो, आपकी मेहनत बढ़ती जाएगी, काम आसान होता जाएगा, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के तो आप जहां है वहीं रह जाएंगे। कंसल्टिंग के पहले साल में मेरे मैनेजर ने एक बात कही थी मुझे, अंग्रेजी में ही कहूंगा, पीपल राइज टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ देयर इनकॉम्पिटेंस। लोग तब तक चढ़ते रहते हैं जब तक वो उस मुकाम पे नहीं पहुंच जाते, जब तक कि वो, मतलब इनकॉम्पिटेंस के लिए क्या नालायक कहूंगा पता नहीं क्या कह सकते हैं, बट वो शब्द नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ तब तक कि वो उस काम के लिए फिट नहीं है। तो तब हाँ मुझे समझ में नहीं आता था कि यार ये क्या हाँ मतलब हुआ। पर धीरे धीरे समझ में आया कि जब तक आप में काबिलियत है, आप हाँ बढ़ते जाएंगे, आप ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करते जाएंगे, आप बिजनेस को ग्रो करते उसके आगे जाएंगे, अगर हो नहीं रहा है तो वहां रुक आप जाते हैं रुक लोग। जाएंगे, क्योंकि आप अपनी सीमा तक पहुंच गए हो। अब हाँ ये भी जो सीमा है, वो आपको लगता है कि आपकी सीमा है, क्योंकि आप जो कर सकते थे आपने कर लिया है। हाँ वो एक पॉइंट बनता है जबकि आप एक बाहर जाके लोगों से बात करें, हाँ आपके जो फेलो बिजनेस ओनर्स है, या करियर में है तो बाकी करियर में जो आपके साथ है उनके साथ बात करें, उनसे हेल्प लें। आपको मेंटर्स मिल जाएंगे, बिजनेस में भी मिलेंगे और करियर में भी मिलेंगे। उसी तरह कोच मिल जाते हैं। लाइक फिटनेस कोच का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है कि यार अगर मुझे वजन कम करना है, बॉडी बनानी है, डोले शोले बनाने हैं या सिक्स पैक लाना है, तो मुझे एक फिटनेस कोच का सहारा लेना पड़ेगा, मैं खाली जिम जाके नहीं कर पाऊंगा। बट लाइफ कोच भी होते हैं, करियर कोच भी होते हैं, बिजनेस कोच होते हैं, हर रिलेशनशिप में कोच होते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी रिलेशनशिप को फिक्स नहीं कर पा रहे हो, उसमें कोई आपकी मदद कर सकता है। आपके करियर को आप जहां तक लेके जा सकते थे, वहां पर अगर आप आके रुक गए हो, उसके आगे अगर आपका सपना है कि यार सीईओ बनना है, लेकिन आप सीनियर मैनेजर पे आके अटक गए हो, आपको पता ही नहीं कि आगे करना क्या है, क्योंकि आपको सिर्फ लगता है कि यार मेरा मैनेजर कुछ काम नहीं करता है, क्योंकि आपको नहीं दिखता है वो काम जो वो करता है। क्योंकि आप जो काम कर रहे हो और आपका मैनेजर जो काम कर रहा है वो बहुत अलग है, और आप हमेशा उसे अपने मापदंड पर तोलना चाहते हो कि यार मैं इतना कुछ करता हूं, मैं 50 डॉक्यूमेंट बनाता हूं, वो उस सारे डॉक्यूमेंट तो मैं उसको बना के देता हूं, लेकिन वो उस 50 डॉक्यूमेंट में से एक एक लाइन जो काम की होती है उसे पकड़ के एक पेज बनाता है और वो अपने सीईओ को देता है, क्योंकि सीईओ को वो चाहिए। सीईओ के पास टाइम नहीं है 50 पेज पढ़ने की। वैसे ही बिजनेस ओनर, वो एक दुकान से 50 दुकान से 500 दुकान पर कैसे पहुंचेगा, वो उसकी अपनी कैपेसिटी, सोच, विजन, सपने पर डिपेंड करता है। अगर उतनी ही सोच है तो वो एक दुकान खोलेगा और उसमें बैठा रहेगा, क्योंकि उसको हमेशा ही रहेगा यार मैं इस दुकान से छोड़ के दूसरी दुकान भी खोलूंगा, इस दुकान का क्या होगा। जबकि जिसको अगर बड़ा बनना है और जिसने सोचा कि मैं 5 दुकान खोलूंगा, वो इस पहली दुकान पे 5 लोग रखेगा और उनको ऐसा ट्रेन करेगा कि वो 5 दुकान चला सकते हैं। और वो खुद अब सोचेगा कि यार ये 5 दुकान उसने खोल लिया, उन 5 को सिखाएगा कि उनके नीचे 5 लोग रख के और 5 दुकानें कैसे खोले, तो 5 का 25 हो जाएगा। एक बार ये सेट हो गया तो ये जो बिजनेस ओनर है उसको इस बिजनेस चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिजनेस ऑटो पायलट पे चलेगा। फिर वो अब वो ये 25 का सोचता है, 625 होने में टाइम नहीं लगेगा। वो बढ़ता रहेगा। अब ये सोच रहा है कि और कौन सा दूसरा बिजनेस करूं, और वहां पर 5 का 25 और 125 करूं। तो वो जो सोच होती है कि किस तरह आप बिजनेस को बढ़ाए, अब अगर वो 1 या 5 पर भी रुक गया तो वो उसकी सोच कर, अब वहां पर वो कोई मेंटर पकड़ लेता है, बिजनेस कोच पकड़ लेता है, तो वो उसे बताएगा कि किस तरह सिस्टम्स इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं। बिकॉज आपको अगर चीजें बढ़ानी और बड़ी करनी है तो आपको एक प्रोसेस सेट करना पड़ेगा कि सब लोग इस प्रोसेस को फॉलो करो, काम हो जाएगा। फिर रोज उठ के दिमाग नहीं लगाना है कि ये कैसे करना है। एक नॉर्मल सा बिजनेस ओनर और एक नॉर्मल सा करियर एंथुसियास्ट भी यही करता है। आज एक नया प्रॉब्लम आया, इसको कैसे सॉल्व करो।
जबकि हर चीज को हर कोई ऑलरेडी सॉल्व कर चुका है, लोग अपना करियर ऊपर तक बना चुके हैं। तो आप उस मुकाम पे उनकी मदद से पहुंचिए। जैसे करियर वालों के साथ मेरा मतलब, मैं नॉर्मली कोच करता हूँ मिड करियर वालों को, जो कि सीनियर मैनेजर्स है, टॉप मैनेजर्स के पास पहुंच के रुक गए हैं। तो लगता है यार सीईओ की पोजीशन पे मैं जा सकता हूँ। और मेरा उनके साथ पहला वार्तालाप वही होता है कि भाई तुम्हें पता भी है कि सीईओ क्या करता है, कैसे सोचता है, उसका नॉर्मल रूटीन क्या है, वो क्या करता है पूरे दिन में। तुम तो बैठ के डॉक्यूमेंट बना रहे हो, वो क्या कर रहा है? तुमको लगता है ना कि वो डॉक्यूमेंट तुम बना रहे हो, वो कुछ नहीं करता है। पता लगाओ। बोले वो कौन बताएगा? मैं कहा सीईओ बताएगा। पता नहीं सीईओ के पास टाइम कहाँ है। मैं कहा पूछ के देखो। अगर आप सीईओ को बात करते हो और पूछते हो कि सर मुझे आपका आधा घंटा चाहिए 1 महीने में, क्या आप दे सकते हो? वो शायद मना करेगा, या हो सकता है कि हाँ बोल दे, क्योंकि आधा घंटा तो वो लंच पे भी आपको दे सकता है। आपको कौन सा कंप्यूटर के साथ बैठना है उसके साथ? आपको साथ उसके साथ सिर्फ बात करनी है कि सर आप क्या करते हो, एक सीईओ कैसे सोचता है। आपको रात को जब नींद नहीं आती है बिजनेस के बारे में, तब आप क्या सोच रहे हो? मुझे तो इसलिए नींद नहीं आती बिकॉज मेरा प्रोजेक्ट अटका हुआ है, मेरा डिलीवरेबल नहीं है, मेरी सैलरी नहीं बढ़ी है। आपको क्या चिंता है? अगर आप वो सोचना शुरू करते हो तो ऐसा 4-5 लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि मैंने उनको पुश किया है कि भाई अपनी कंपनी के सीआईओ, सीईओ या किसी दूसरे सीईओ को पूछो कि वो आपको मेंटर करेंगे। बोलते नहीं उनके पास टाइम कहाँ है। मैंने कहा पूछ के तो देखो। उनको मैंने बहुत पुश किया, उन्होंने बात की, और आज उनको उन सीईओ से मेंटरिंग मिल रही है। क्या बिकॉज एक बात है कि वो जो उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, वो कहते हैं ना लोनली एट द टॉप। ऊपर जो भी रहता है, राजा हो या प्राइम मिनिस्टर हो या कंपनी का सीईओ है, वो बहुत अकेले हैं। उनके पास तो बात करने के लिए लोग नहीं है। तो जब कोई उनके पास जाता है कि भाई सर आपके पास एक्सपर्टीज है, मुझे थोड़ा सा एक्सपर्टीज दे दीजिए, मुझे गाइड कर लीजिए, उनको भी लगता है कि यार मेरे गाइड करने से इसकी तो जिंदगी बन सकती है और इसमें पोटेंशियल है, सो लेट मी डू दैट। और वो लोग कोशिश करते हैं कि आपको हेल्प करें, और फिर दैट्स वेयर द चेंज हैपेंस, कि वो आपको मेंटर करते हैं, कोच करते हैं, और आपको एक सीईओ का टाइम मिल रहा है, आपको वो सोच मिल रही है। तो जो मेरे साथ डब्ल्यूएचओ प्रोजेक्ट ने किया या सारे प्रोजेक्ट्स ने किया कि मेरी सोच खुलती गई, वही एक सीईओ आपके साथ वैसे कर सकता है। ये आपको अनकंफर्टेबल कोच इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप लोगों को वो कंफर्ट जोन से अनकंफर्टेबल की तरफ, उनकी ग्रोथ की तरफ आप उनको लेके जाते हो। फिल्मी कोच नाम कहाँ से पड़ा? तो हम इंडिया से है, तो हम तो बॉलीवुड के साथ ही पले बड़े हैं। तो होता ये है कि मूवीज के साथ लोग बड़ा कनेक्ट करते हैं। तो अगर आप किसी मूवी से कोई एक वाकया, पॉपुलर मूवी होती है जिसके बारे में साधारणतः सारे लोग जानते हैं, उसमें से अगर एक कोई आप इंसिडेंट बुला लो या एक कैरेक्टर के, यार एक एक्टर के बारे में बताओ, तो लोग बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। तो अगर मैं कहूं कि अमिताभ बच्चन और मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, एकदम से लोगों को कनेक्ट होता है, क्योंकि लोगों की उनके साथ बहुत यादें जुड़ी होती है। और उसी बात को मैं आगे लेके जा सकती, हम अक्सर आपस अपने आप से बातें करते हैं, और हम वो क्या बातें करते हैं, अच्छी करते हैं या बुरी करते हैं? क्या हम हमेशा अपने आप को ये कहते हैं कि नहीं तू ये नहीं कर पाएगा, ये कर पाएगा, या फिर हम पॉजिटिव बातें करते हैं? तो ये अगर मैं सिर्फ यही बात समझाता तो शायद लोगों को वो कनेक्ट नहीं होता। लेकिन जब मैं अमिताभ बच्चन से शुरू करके वहां लेके जाता हूँ, तो एक अच्छा होता है। शाहरुख खान है, शाहरुख खान का तो ये बड़ा फेमस है। तो इससे मैं शुरू करता हूँ कि शाहरुख खान किस तरह अपनी हीरोइन को गले लगाने के लिए हमेशा ऐसे रहता है। तो आप जिंदगी को गले लगाने के लिए क्या ऐसे है या फिर ऐसे है? क्या आप जिंदगी से डरे हुए हैं? क्या आप घबराए हुए हैं कि मैं जो लाइफ की चैलेंजेस है, जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उनमें मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? स्पेशली जो हम अडल्ट होते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो जो मर्द है उनको लगता है कि पूरी फैमिली का जो कारभार है, फाइनेंशियल्स है, या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे है। तो एक उस डर में जीते हैं लोग कि क्या मैं अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाऊंगा? जिस तरह स्कूल की फीस बढ़ रही है, स्कूल, कॉलेज, हायर एजुकेशन, लिटरली आज की तारीख में करोड़ों रुपए लगे जाएंगे। आपको सोचना होता है कि अगर मेरे बच्चे को पढ़ाना है, मतलब फॉरेन एजुकेशन तो छोड़ दीजिए, इंडिया में ही एजुकेट करना है, तो ऐसा लगता है कि यार 1 करोड़ रुपए लगेंगे तब जाके इसकी एजुकेशन पूरी होगी, और अगर मेडिकल में घुस गया तो शायद 2 करोड़ लगेंगे। क्या मैं कर पाऊंगा? उस डर से लोग बड़े सहम जाते हैं। तो वही है कि आप जिंदगी को इस तरह वेलकम कर रहे हो या इस तरह वेलकम कर रहे हो। तो जब मैं शाहरुख खान को इंट्रोड्यूस करता हूँ और वहां से बात आगे लेके जाता हूँ, तो लोग बड़ा रिलेट कर पाते हैं। तो इस तरह शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऑफ कोर्स आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, टॉम क्रूज,
हम हॉलीवुड बॉलीवुड में भेदभाव नहीं करते, हम सबको ले आते हैं सबको ले लेते कि जहां से वो मैसेज पहुंचे। हाँ। जैसे डबल रोल वाली बात होती है, तो हाँ। हमेशा से एक अच्छा एक बुरा दिखाया जाता है, तो हाँ। उसको मैं यूज करके भाई हमारे अंदर हमेशा वो डबल रोल डबल रहता है, रोल क्योंकि है। हम हमेशा वो जो वार्तालाप है अंदर चलता रहता है कि अच्छा है, ये बुरा है, ये करो, ये मत करो, ये करने से ये होगा, नहीं नहीं मत करो, गड़बड़ हो जाएगी, हाँ। भाई रिस्क लोगे तभी तो बात बनेगा, भाई रिस्क लोगे तो सब जो है वो भी चला जाएगा, ये चलता रहता है। तो आप किसकी सुनते हो? हाँ। या फिर मैंने जो एक बार कमिटमेंट कर दी फिर तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। क्या आप अपने जो धैर्य रखा है उस पे अडिग रहते हो, हाँ। हिलते नहीं हो? तो ये जब मैं मूवी रेफरेंसेस लेके आता था तो लोगों को अच्छा कनेक्ट होता था, तो फिर मैंने और ज्यादा मूवी रेफरेंसेस यूज करना शुरू किया। ओके। तो उसी के चलते किसी ने नाम दिया तो फिल्मी कोच है, मैंने कहा अभी ये भी अच्छा नाम है। तो जब मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ अपने आप को तो एक अनकंफर्टेबल कोच है और एक फिल्मी कोच है, फिल्मी तो लोगों को भले मेरा नाम हेमंत याद रहे ना रहे, ये जरूर याद रहता है कि यार ये फिल्मी कोच है। एक और चीज है जो जो लोग कोचिंग करियर में जाना चाहते हैं, जो अपना खुद कोच बनना चाहते हैं ना, तो उनके लिए ये बहुत काम की चीज है ये कि आपको क्लाइंट्स मिलते कैसे हैं। तो क्लाइंट्स मिलना बड़ा मुश्किल काम है, मतलब हर बिजनेस के लिए बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज आपको एक आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि किसके लिए मैं ये सर्विसेज दूंगा, और फिर उस तक वो मैसेज पहुंचाना होता है, क्योंकि करोड़ों लोग हैं, उसमें से आपका ऑडियंस हजारों लोगों का होता है या लाखों लोगों का होता है, लेकिन उस करोड़ों लोगों में उन लाखों लोगों तक या हजारों लोगों तक वो बात पहुंचानी होती है। अगर मैं कोचिंग का सोचूं तो मैं हजारों लोगों को मैं हर किसी को कोच कर सकता हूँ, करियर वाला हो, बिजनेस वाला हो, मैंने हाउस वाइफ तक को कोच किया हुआ है और उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा बदलाव आया बाकी लोगों से, राइट? तो मैं कोच कर सकता हूँ, लेकिन किसको वो कोचिंग की जरूरत है उस तक मेरा मैसेज कैसे पहुंचे फ्रॉम अ मार्केटिंग एंगल, वो बहुत मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना। दूसरा, इंडिया में हम जब बड़े हुए, हमारा स्कूल कॉलेज को छोड़ के हम ज्यादातर अपने आप में लर्निंग और डेवलपमेंट और कुछ नया सीखने के लिए इन्वेस्ट नहीं करते। जब हम कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो कंपनी वाले हमको एक ट्रेनिंग्स वगैरह के लिए भेज देते हैं, तो हमको लगता है कि भाई मेरी ट्रेनिंग तो मेरी कंपनी करवा देगी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कंपनी सिर्फ वही ट्रेनिंग देगी जिसमें कंपनी का फायदा है, हाँ। जिसमें कंपनी को काम है। मेरी ग्रोथ जो है, जो मुझे करना है, उसके लिए मुझे ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, वो मुझे ही अपने हाथों में लेना है। हाँ। तो उसके लिए, और दूसरा कि लोगों को लगता है कि यार मैं इतना ही कर सकता हूँ, जबकि उनका सपना बड़ा होता है। तो उसके लिए भी लोगों को एक कोच की और एक मेंटर की जरूरत होती है। हाँ। तो मेंटर तो आपके चारों तरफ होते हैं, आपका एक अच्छा कलीग हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, सीनियर मैनेजर हो सकता है, somebody यू रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट आपका मेंटर बन सकता है। मेंटरिंग इज फ्री, कोई मेंटरिंग के पैसे नहीं लेता है और आपको गाइडेंस मिल सकता है, लेकिन मेंटरिंग उसका उतना ही कमिटमेंट हो सकता है, वो हफ्ते में, महीने में एक आध घंटा दे देगा, आधा घंटा दे देगा, बिकॉज उसको भी अपना काम करना है। बट एक कोच के साथ जब आप काम करते हो, कोच का काम है आपको हेल्प करना अपनी राह बनाने के लिए। मेंटर आपको राह दिखा देगा कि भाई तुम सीनियर मैनेजर हो, तुम्हें टॉप मैनेजमेंट में जाना है, तो तुम ये सब चीजें करोगे, तुम टॉप मैनेजमेंट में पहुंच सकते हो। तो वो आपको रास्ता दिखा देगा। कोच आपको रास्ता नहीं दिखाता, कोच आपको जवाब नहीं देता, कोच सिर्फ सवाल पूछता है और आपको एक फ्रेमवर्क देता है कि इसमें अगर आप काम करोगे, इसमें सही सवाल जब आप पूछोगे तो आपको जवाब मिलेंगे, और जवाब हमेशा आपके अंदर होता है। एक बड़ी फिलोसॉफिकल बात होती है कि जीवन की सच्चाई, जीवन के सारे जवाब आपके अंदर है। कोचिंग में वो पूरी तरह से 100% हम यूज करते हैं और उसी पे चलते हैं कि आपके जवाब, आपके सवालों के सारे जवाब, आपकी मुश्किलों के सारे जवाब, लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स के सारे सॉल्यूशंस आपके अंदर है। आपको वो मिल नहीं रहे क्योंकि आप ठीक से ढूंढ नहीं रहे हो, हम आपकी उसको ढूंढने में मदद कर सकते हैं। तो करियर कोचिंग भी जब होती है कि मैं कौन सा करियर पकड़ूं, तो मेरा सवाल होता है तुम्हें अच्छा क्या लगता है? तुमने जो लास्ट जॉब किया था, लास्ट 6 महीने में, लास्ट 12 महीने में, तुम्हें उस जॉब में क्या पसंद आया और किस चीज से तुम्हें नफरत थी? क्या तुम्हें अच्छा लगता था और क्या तुम्हें उस काम के बारे में सोच लगता है कि यार आज ऑफिस जाके वो करना है, या फिर अरे आज ऑफिस जाके ये करना है? आप उन चीजों को अगर लिखना शुरू कर दो, फिर आपको पता लगेगा कि आप किस चीज को एंजॉय करते हो। उस चीज में आपको करियर बनाना चाहिए, उस चीज में आपको करियर ढूंढना चाहिए। कई बार ऐसे भी होता है कि आप देखते हो स्टोरीज के, किसी कोई इंजीनियरिंग में था, फिर अचानक से मार्केटिंग मैनेजर बना और फिर
उसमें बहुत तरक्की की उसने। तो मार्केटिंग तो उसने पढ़ाई भी नहीं की थी, लेकिन उसका उसका दिल मार्केटिंग में था, उसकी सोच मार्केटिंग के लिए थी। तो जब वो उस जॉब में गलती से पहुंचा या सोच के पहुंचा, तो वहां पर उसकी पूरी वो खिल उठा, हाँ, उसका उसका असली पोटेंशियल भी। पोटेंशियल निकल आया उसमें से। एब्सोल्युटली। बिल्कुल। तो कोचिंग में कस्टमर्स ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज हाँ, ऐसे लोग ढूंढना जो कि ग्रो करना चाहते हो और उसके लिए पैसे भी खर्च करेंगे हाँ, और उसके लिए एफर्ट भी डालेंगे, ये बड़ा ही मुश्किल कॉम्बिनेशन होता है। तो हर किसी को कोचिंग की जरूरत है, लेकिन लेता दैट 0.1% लोग हैं जिनको लगता है कि यार मुझे करना है और मैं खुद नहीं कर पाऊंगा, तो टाइम, एफर्ट, मनी ये सब डाल के जो मैं 6 साल में, जो मैं 10 साल में करूंगा, एक कोच की मदद से मैं 2 साल में कर पाऊंगा। तो मेरा जो पहले 6 महीने का कोचिंग प्रोग्राम होता था, उसमें मैं काफी कुछ सिखाता था और काफी कुछ लोग उस जर्नी के सफर के थ्रू लेके जाता था, जहां पर वो अपने आप को समझते थे, अपने गोल्स को समझते थे और जीवन में उनके लाइफ में क्या गोल है, लाइफ से वो क्या चाहते हैं, वहां तक लेके जाता था और आगे उनके ऊपर छोड़ देता कि भी आप काम करो। अब जो 18 महीने का प्रोग्राम है, उसमें आपकी लाइफ, आपका करियर, दोनों के बारे में पूरे प्लान्स बनाएंगे और फिर मैं आपके पीछे पड़ जाऊंगा कि आप उन प्लान्स को इंप्लीमेंट करो। मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक आपको, वो जैसे बदलाव करियर आ वाला है, नहीं जाता उसमें। हाँ, जब तक अगर कोई कंसल्ट करियर वाला है, जब तक तुम्हारा अगला प्रमोशन नहीं हो जाता तब तक काम करूंगा। तो 18 महीने में हो जाना चाहिए वो, क्योंकि इस 18 महीने में तुम्हारा मैनेजर, तुम्हारा सीनियर मैनेजर, तुम्हारा टीम एक अलग व्यक्तित्व को देखेगा। वो पूछेंगे एट सम पॉइंट इन टाइम कि यार ये कैसे, मतलब कहाँ तुम से तो आ रहा ऐसे है थे, ये बदलाव? हाँ, ये कहां से आ रहा है, तुम तो ऐसे थे ही नहीं। हाँ, एंड यू विल ऑल्सो ऑब्जर्व, आपको भी पता लगेगा कि आप एक अलग एनर्जी लेवल पे काम करते हो, आप वो सब चीजें करते हो जो कि मैनेजमेंट देख रहा है। हाँ, फिलहाल आप वो काम कर रहे हो जो आपका काम है, लेकिन मैनेजमेंट ने आपको वो काम दिया है, आप वो काम कर रहे हो, हाँ, तो मैनेजमेंट को क्या फर्क पड़ता है? इफ यू आर मीटिंग एक्सपेक्टेशंस, that's देन no नोबडी big इज deal। इंटरेस्टेड इन। हाँ, आप जब वो सुपरस्टार बन जाते हो, जो कि अपने काम से ज्यादा कर रहा है, आपने जो वादा किया है, आप एक हाँ, जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो एम्प्लॉयमेंट का, तो वो एक वादा होता है कि इतनी मैं सैलरी लूंगा और इसके बदले में मैं इतना काम करूंगा। वो जो कभी कभी कहते हैं ना कि इतने में तो बस इतना ही होगा। अगर आप उतना ही कर रहे हो तो हाँ, आपको कोई ग्रोथ क्यों दे, आपको कोई हाँ, प्रमोशन क्यों दे? क्योंकि जितना आपको करना था आपने किया, तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाने के लायक नहीं हो। हाँ, लेकिन आप अगर उससे ज्यादा करते हो, हाँ। अगर आप अपने मैनेजर के लेवल का काम करते हो, तब आपको प्रमोशन दिया जा सकता है मैनेजर के लेवल पे जाने का। अच्छा हेमंत, जो लोग अभी जॉब में हैं और जो बिजनेस करना चाहते हैं, अपना खुद का कुछ एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस है आपके लिए, आपकी तरफ से? तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, जॉब से बिजनेस में जब जाना है, तो आप में वो जुनून और पागलपन होना चाहिए, उसके बिना तो आप मत जाइए। क्योंकि लाइफ ऑफ द एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर की जो जिंदगी है, वो बहुत स्ट्रेसफुल होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स भी होती है और रिस्क ज्यादा, गेन कम, एटलीस्ट इन द बिगिनिंग। तो आपके पास एक सॉलिड आइडिया हो सकता है, एक सॉलिड प्लान हो सकता है, लेकिन बिजनेस शुरू करके प्रॉफिटेबिलिटी तक पहुंचना, ये काफी लंबा सफर हो सकता है। स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि मतलब ऑलमोस्ट 90% बिजनेस तो एक साल में बंद हो जाता है। इनफैक्ट 90% ऑफ द बिजनेसेस डू नॉट क्रॉस 1000 डेज, विच इज 3 years टाइम। और उसमें से एक बड़ा चंक होता है जो एक साल में ही बंद हो जाता है, बिकॉज एक साल में आप इतना स्ट्रगल देखते हैं कि आपने जो सोचा होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में लाइफ ऐसी होगी, वो सारे सपने तो चूर हो जाते हैं, आपकी जो सारी गलतफहमी हो वो दूर हो जाती है। सो डोंट स्टार्ट विद दोज मिसकंसेप्शंस। वो जो मैंने कहा था कि 9 to 5 नहीं होता है, 24/7 होता है। फ्रीडम आपको इस बात की नहीं होती है कि जॉब से छुटकारा मिल गया, मेरे पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अब सब आपको पूछ रहे हैं, आप बॉस हो, आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको 24/7 अवेलेबल रहना पड़ेगा। जब तक सिस्टम्स नहीं हो जाते, टीम नहीं बढ़ जाती है, तब तक आप ही सब कुछ हो। जैसे जब मैंने ट्रेनिंग का एक दौर था 1.5 साल का, मेरे सीवी पे मैं उसको C to C लिखता हूं कि मैं सीईओ नहीं था, मैं चेयरमैन टू चपरासी सारे रोल करता था। अच्छा। और एक बिजनेस ओनर की हालत वही होती है। अगर मतलब इंडिया में तो जैसे कहते हैं ना कि अगर आपने दुकान खोली है तो शटर उठा के झाड़ू लगाने से सारा
शॉप का काम करके शटर गिराने तक आपका सारा काम होता है, हाँ क्योंकि कोई आए ना आए, द शो मस्ट गो ऑन, दुकान चलनी चाहिए। बिल्कुल। वैसे ही अगर आप एक फुल फ्लेज बिजनेस सेटअप करते हैं, लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, वो एक अलग लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। लाइक मैं तो कोच हूँ, मैं एक सिंगल पर्सन कंपनी हूँ, मुझे किसी को सैलरी नहीं देनी है एट द एंड ऑफ द मंथ। हाँ लेकिन अगर मेरी टीम है 5 लोगों की, मैंने कोचिंग बिजनेस चलिए बड़ा बड़ा हो गया है, और मुझे 5 लोगों को सैलरी देनी है, तो हर महीने का मेरा एक जहन में वो थॉट है कि इन 5 लोगों की सैलरी आई है या नहीं आई है। मुझे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो तो बाद की बात है, उसका तो टेंशन ही नहीं है मुझे। हाँ वो तो मैं सोच भी नहीं रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि इन 5 लोगों की सैलरी जाएगी नहीं जाएगी, जो मेरे बिल भरने हैं, ऑफिस है तो बिजली का बिल, हर साल रजिस्ट्रेशन का बिल, हाँ ये सब मैं भर पाऊंगा नहीं भर पाऊंगा, तो लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती है। तो अगर आपको वो क्रॉस करना है तो पहले तो अपना ग्राउंड वर्क कीजिए, क्या बिजनेस करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, एक फिजिकल बिजनेस है या ऑनलाइन बिजनेस है। अब बहुत सारे ऑप्शंस हो गए। पहले एक बिजनेस होता है कि दुकान खोल ली, अब ऑनलाइन बिजनेसेस होते हैं। एक कोचिंग का बिजनेस है जहां पर ऑनलाइन प्रेजेंस भी जरूरत नहीं है, पीपल जस्ट नीड टू नो कि मैं कोचिंग कर रहा हूं और मेरा काम शुरू हो जाएगा। मैं फेस टू फेस कोचिंग कर सकता हूँ, ऑनलाइन कोचिंग कर सकता हूँ, हाँ मैं लाइफ एंड करियर कोचिंग करता हूँ जो करियर प्रोफेशनल्स के साथ काम करते हैं, और बिजनेस कोचिंग करता हूँ स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस के लिए। तो मेरा इतना स्कोप हो गया है, तो एज एन इंडिविजुअल भी मैं काम कर सकता हूँ। अब ये सारा इवेल्युएट करके कि इसमें कितना पैसा बनेगा, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या मैं इसको 2-3 साल दे सकता हूँ, और इस 2-3 साल में घर का खर्चा कैसे चलेगा, तो आपके पास वो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एक फाइनेंशियल बैकिंग होनी चाहिए कि यार अगर मैं इस बिजनेस को 3 साल देता हूँ और वो नहीं चलता है, मैं एक पैसा नहीं कमाता हूं, तो मेरा घर का खर्चा चलेगा क्या। और इन 3 सालों में बिजनेस में जो पैसा डालना पड़ेगा उसको चलाने के लिए, अगर मैं अकेला हूं तो सैलरी नहीं देनी है, लेकिन बाकी मार्केटिंग का खर्चा, बिजनेस रजिस्ट्रेशन का खर्चा, वो सब चलता रहेगा, और वो काफी बड़ा खर्चा है। ये सारों को रख के एक वो एनालिसिस करना ही पड़ेगा कि कब मुझे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास बहुत पैसा है बैंक में, फैमिली का, देन आसान हो जाता है वो रिस्क लेना। हाँ अदरवाइज अगर आप ही करता धरता है फैमिली के, आप ही सोल अर्नर है, देन इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको सोच विचार करके रिस्क लेना होता है, कैलकुलेट करके लेना। हाँ। जब मुझे वो रिस्क लेना था तो मेरे पास, मैं दुबई में ऑलरेडी 4 साल काम कर चुका था, तो मेरे पास कुछ सेविंग थी, कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हुए थे, और मेरे लिए एक ये एंगल भी था कि मेरे बच्चे 6 और 3 साल के थे, हाँ तो वो स्कूल में अभी जस्ट शुरू हुआ था, और 10th तक पहुंचने के लिए उनके पास काफी साल थे। हाँ तो ये समय था अगर मैं 2-3 साल ट्राई करता हूँ और मेरी इनकम नहीं होती है, चल जाएगा। अगर 10th के पास होते तो आगे कॉलेज का खर्चा होता, फिर मैं रिस्क नहीं ले पाता। तो वो भी एक सोच आ जाती है कि आपके पास कितनी सेविंग्स है, कितना पैसा उसमें लगेगा। फिर आ जाती है कि मार्केट, आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं, उसका मार्केट है या नहीं है, आप जहां है वहां मार्केट है या कहीं और जाना पड़ेगा। तो मैं मुंबई से हूं, आज मैं दुबई में हूं। कोचिंग के बारे में जब मैं सोचता हूं तो मुझे यहाँ करना चाहिए या मुंबई में करना चाहिए, अगर फिजिकली करना हो तो। ऑनलाइन की वजह से आसान हो गया है। अगर मुझे कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचने का धंधा करना है, हाँ जैसे दिवाली से रिलेटेड, दिवाली अभी अभी चल रही है, तो दिवाली के पटाखे, दिवाली के दिए, दिवाली के कपड़े, अगर मुझे दिवाली से रिलेटेड करना है, मुझे कहाँ करना चाहिए, यहाँ करना चाहिए, मुंबई में करना चाहिए, हाँ राइट, इंडिया में बेस बना के वहां पर करना चाहिए। ऑनलाइन है तो मैं दोनों जगह कर सकता हूँ, लेकिन डिलीवरी कहाँ आसान होगी, कहाँ पर किस प्राइस पॉइंट पे चीजें बिकेंगी, कहाँ नहीं बिकेंगी, कहाँ मेरा कितना कंपटीशन है। एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे मैं दुबई में सामान बेच सकता हूँ, बिकॉज लोग खर्च कर लेंगे। एक 100 दिरहम खर्च करने के लिए कोई बंदा इतना नहीं सोचेगा, लेकिन वही 100 दिरहम अगर मैं इंडिया जाता हूँ तो वो 2200 हो जाते हैं। इंडिया में कोई उसी चीज के 2200 देगा क्या, वो सोचेगा नहीं यार 2200 तो बहुत ज्यादा है, ये तो मुझे 500 में मिल जाएगा, मेरे पास वाले बाजार में 500 में मिल जाएगा, मैं ऑनलाइन। तो वो एक मार्केट एनालिसिस, मार्केट को भी समझना पड़ेगा। फिर आप दूसरों से अलग क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो आपने सोचा है कि मैं ये बिजनेस करूंगा, सैकड़ों लोगों ने सोचा हुआ है, हजारों बिजनेस ऑलरेडी उसमें है। आप कोई ऐसी चीज शायद ही करेंगे जो कि पहली बार कर रहे हैं, और आप पहले इंसान है जो कर रहे हैं, तो वो बिजनेस तो ऑलरेडी है, तो कोई आपके पास क्यों आए, कोई उसके पास क्यों ना जाए जो कि ऑलरेडी सेट है, एस्टेब्लिश्ड है, और उसका बिजनेस चल भी रहा है, और
उसके पास है कि मेरे पास 500 कस्टमर्स अभी तक है और सब खुश है, या 50 कस्टमर है और उसमें से 40 खुश है, हाँ, उतना कॉन्फिडेंस आपके पास क्या है? तो वो सारा सोच विचार करना पड़ेगा। तो मार्केट, प्रोडक्ट और सर्विस जो भी आप देना चाहते हैं, ये सारा सोच विचार करके फाइनली वो पागलपन का फैक्टर कि अगर चीजें डिफिकल्ट हो जाएंगी तो क्या आपका पागलपन और जुनून आपको उसके थ्रू ले जाएगा या नहीं ले जाएगा? हाँ, क्योंकि अगर आपको स्टेबिलिटी पसंद है, अगर आपको सेफ्टी पसंद है, बिजनेस आपके लिए नहीं है। अगर एडवेंचर आपको पसंद है तो आइए बिजनेस। हाँ। पूरी तरह लाइफ एडवेंचरस है। अच्छा, आपके आपकी नज़र में जब जो आपका जो लाइफ था जब आप जॉब कर रहे थे वर्सेस जो आपका अब का लाइफ है जब आप अपने योर ओन बॉस योर ओन बॉस, तो क्या फ़र्क है दोनों में? तो एक तो वो जो मैंने कहा कि स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। तो जब आप नौकरी में होते हैं तो आपको हर महीने आपकी तनख्वाह आ जाती है, आपको पता है कि हर महीने इतना तो आ ही जाएगा और उसके हिसाब से आपकी लाइफ सेट हो जाती है, आपका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी सैलरी के हिसाब से सेट होता है, सब कुछ सही होता है। आप अपने इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हो, आप अपने खर्चे कर रहे होते हैं एंड एवरीथिंग इज कंफर्टेबल। हाँ, उसमें ये मायने रखता है कि आप जो जॉब कर रहे हो आप उसको एंजॉय कर रहे हो या नहीं एंजॉय कर रहे हो। मेरे साथ ये था कि चेंज मैनेजमेंट कंसल्टिंग में जब मैं घुसा 2005 में, 2015 तक कंसल्टिंग में रहा, वो भी मैंने बहुत एंजॉय किया। स्विट्जरलैंड, मलेशिया, दुबई, अलग अलग देशों में मैंने काम किया, अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया, अच्छे लोगों के साथ मिलना जुलना हुआ और काम करने का मौका मिला, तो मैं बहुत एंजॉय किया उसको एंड लाइक नो रिग्रेट्स, नो कंप्लेंट्स फ्रॉम दैट हाँ, लाइफ। जब कंसल्टिंग छोड़ के दूसरी तरफ आया और वही चेंज मैनेजमेंट जॉब में करता रहा, उसको भी मैंने बहुत एंजॉय किया। कतर में काम किया, दुबई में काम किया, अली बिन अली और लैंडमार्क जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया। मस्त बॉस था हाँ, जिससे सीखा भी बहुत, तो वो भी बहुत एंजॉय किया। लेकिन एक समय आया जब मुझे लगा कि यार ये सब तो ठीक है लेकिन कुछ और करना है। तो वो जो एक जुनून और पागलपन की हाँ, शुरुआत हुई थी तब। अब जब इस तरफ कूद गया हूं तो वो मंथली पेचेक तो चला गया है, तो वो एक स्ट्रगल तो हर महीने रहेगा ही। मतलब कितना भी अच्छा हो, हर दूसरे महीने मुझे एक नए क्लाइंट की तलाश तो है ही, हाँ, और उसके लिए वो शुरुआत से शुरू करनी है कि ढूंढो, बातें करो। 50 लोगों से बात करते तो उसमें 5-10 लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, उसमें से 1-2 लोग कहेंगे कि हाँ मैं कुछ $1000 खर्च करूंगा मेरे ग्रोथ के लिए, क्योंकि टाइम, एफर्ट, मनी सब लगेगा। तो ये एक बड़ा ही डिफिकल्ट सा जर्नी होता है जब तक कि स्टेबल नहीं हो जाता है। जब मैं शायद 50 क्लाइंट क्रॉस कर जाऊंगा तो वही लोग एक दूसरे को रेफर कर, उनके दोस्तों को रेफर करेंगे, उनके फैमिली मेंबर्स को रेफर करेंगे कि भाई हेमंत से कोचिंग लो, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। तब तक तो मुझे स्ट्रगल करना है। तो फिलहाल जो है, मुझे अभी 1.5 साल हुआ है लास्ट जॉब करके, एक अच्छा सा स्ट्रगल रहा है। लाइफ में जो होता है ना कि काम करने में मजा आता है, वो सॉलिड आया है। पिछले 1.5 साल में जितनी मीटिंग्स मैंने की है, जितनी बार मैं स्टेज पे जाके लोगों के सामने स्पीच दिया हूं या बोला हूं, बात की है लोगों के साथ, जो अपनी लाइफ का निचोड़ शेयर किया है लोगों के साथ हाँ, कि उनकी लाइफ में कुछ बदलाव आए, वो बहुत ही फुलफिलिंग रहा है। बहुत ही हाँ, अच्छा सुकून वाली फीलिंग जो रहती है ना कि यार ये काम करने में मजा आ रहा है, हाँ, वो आया है। अब बस थोड़ा मनी मैटर क्रैक हो जाए तो बात बन वो भी जाए। हो जाएगा। हाँ, जो जो आपकी जर्नी रही है, जहाँ से जब आपने जैसे स्टार्ट किया था आपने आप मुंबई में जो कॉलेज में, उसके बाद जब आपने पूरा ये आपका जो अब तक का जो जर्नी रहा है, इसमें कौन ऐसे लोग हैं जिनको आप क्रेडिट देना चाहोगे, जिनको श्रेय देना चाहोगे, थैंक बोलना चाहोगे जिनको? डेफिनेटली, डेफिनेटली। सो पापा ऑफ कोर्स, बिकॉज जो जो लाइफ के बारे में सीखा वो पापा से सीखा। मतलब मैंने कहा था कि मतलब किसी को आपके से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मैंने हमेशा देखा है कि लोग पापा के पास एडवाइस लेने के लिए आते थे, और वो कोई भी चीज में होती थी। मतलब उनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, भाई भाई झगड़ रहे, तो वो पापा से मशवरा लेने आते थे। शादी अगर किसी के घर में हो रही है तो वो पापा के पास आते थे कि अरे इतना सब करना है, कैसे करेंगे। यहाँ तक कि मेन्यू डिसाइड करना है तो उसके लिए भी पापा से बात करते थे। गांव में कुछ मसले होते तो मैंने देखा है मेरे ग्रैंडफादर को और मेरे पापा को लोग उनसे राय मांगने आते थे, और उनकी उनकी जो एडवाइस होती थी उसकी काफी वैल्यू होती थी, हाँ, बिकॉज वो बहुत ही अनबायस्ड होती थी। और हमेशा देखा कि पिताजी 10 कदम आगे सोच के एडवाइस देते थे, और लोगों मतलब को वो बहुत हेमंत, नोटिस होती थी। आप खानदानी कोच हो। एकदम खून में है, वो भी खून में है।
तो हमेशा उसको देखा और उसी को देखकर बड़े हुए, तो वो जी। एक ऑटोमेटिक वैल्यू सिस्टम जो बन जाता है अपना, हाँ। कि हम उसी तरह सोचते हैं। तो जब चेंज मैनेजमेंट कंसल्टिंग हुआ या कोचिंग हुआ, तो वो चीजें हमेशा से पीछे रही। पहला मैनेजर जो मेरा था, ऑफ कोर्स उसके पहले जिन्होंने मुझे चेंज मैनेजमेंट कंसल्टिंग में लाया, सुशील राठी नाम का नाम है उनका। अभी महिंद्रा में है वो, बड़े सीनियर है वो। उन्होंने जब मेरा इंटरव्यू लिया था, तब उन्होंने कहा था कि यार चेंज मैनेजमेंट कंसल्टिंग, उन्होंने ये देखा मुझ में कि ये बंदा चेंज मैनेजमेंट में सही बैठेगा, और उन्होंने मेरी लाइफ बदल दी। तो एक उनको बहुत बड़ा श्रेय जाता है। और फिर मेरा पहला मैनेजर जिनसे मैंने चेंज मैनेजमेंट सीखा, उनसे लाइफ के बारे में भी बहुत सीखा था। वो एक ऐसे इंसान थे जो जिन्होंने कभी पायरेटेड मूवीज नहीं देखी, कि भी डाउनलोड करके देख ली, या कभी मुंबई में वगैरह जो सड़कों पे जो किताबें बिकती है, वो पायरेटेड किताबें होती है, जो आपकी 500 की किताब 100 में मिल जाएगी या 200 की किताब 50 में मिल जाएगी। उन्होंने वो कभी खरीदी नहीं, क्योंकि भाई जिस चीज का जितना वैल्यू है, जितना उसका मूल्य है, उतना उसका मूल्य दो, बिकॉज आप उसको उतना ही वैल्यू करोगे। अगर आपने किसी चीज के 500 दिए, तो आप उसको 500 का वर्थ समझोगे। अगर आपने उसी चीज के 50 दिए हैं, तो आप उसका 50 दोगे। एक फूलदान होता है ना, एक 5,000 का फूलदान अगर आपने घर में लगाया, उसके बड़े सलीके से और उसको बहुत संभाल के रखेंगे। अगर वही 50 का है, तो फिर यहाँ वहां रख देंगे, गिर भी गया तो आप ज्यादा सोचोगे नहीं, तो वैसा हो जाता है। तो ये जो है जिंदगी, हम 25-30 साल पहले जो सीरियल आता था, उसमें ये एक्सप्लेनेशन था, तो ये भी दिमाग में था। तो पहला बॉस और प्रकाश राव जो मेरे मोस्ट रीसेंट बॉस रहे लैंडमार्क में, इनसे काफी कुछ सीखा। और घर में बीवी इज माय वाइफ निशा, वो मुझे जमीन पे रखती है। मैं ज्यादा उड़ने की कोशिश करता हूँ कि कोचिंग में ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो मुझे जमीन पे ले आती है। और हम दोनों में ऐसा है कि शी कॉम्प्लीमेंट्स मी। बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं करता हूं, मैं जो नहीं सोचता हूं, वो सोचती है। वो मुझे याद दिलाती है कि ये करना है, ये भी करना है, इसको ऐसे कीजिए, वैसे। तो लाइफ की उसकी समझ काफी अच्छी है। और फिर मैं बच्चों से आजकल काफी चीजें सीख रहा हूँ। तो आज की जनरेशन तो माशाल्लाह, मतलब जो उनको समझ में आता है और जो वो सीख रहे हैं, और जो टेक्नोलॉजी के प्रति उनका रवैया होता है, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लाइक मुझे लगता है कि मेरा मोबाइल मैं यूज करता हूँ, और मैं इतने सालों से यूज कर रहा हूँ, मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा यूज करते हैं और उनको ज्यादा अच्छा है। इनफैक्ट लैपटॉप भी वो ज्यादा अच्छी तरीके से यूज करते हैं, और मुझसे कहीं ज्यादा तो उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। प्लस हुआ ये कि मेरा जो कोचिंग का जो जर्नी था, सर्टिफिकेशन और फिर दूसरे कोचेस के साथ रेगुलर मीटिंग्स, मेरे कोच के साथ मेरी रेगुलर मीटिंग्स, ये सब कोविड के दौरान हुआ। तो जब मैं घर में बैठ के सारी मीटिंग्स जूम पे करता था और बच्चे घूमते रहते थे आसपास, मैंने तब नहीं नोटिस किया, बट ये सब सुन रहे थे, बिकॉज माहौल वही था। तो अब कई बार ऐसा होता है कि मेरे ही कोचिंग का ज्ञान मुझे मिलता है मेरे बच्चों से। तो कभी ऐसा होता है कि मैं इरिटेट हो रहा हूँ, बच्चे कुछ कर रहे हैं, नहीं सुन रहे, इरिटेट हो रहे हैं, तो बड़ी वाली जो मेरी है नताशा, 9 साल की हो गई है, वो मुझे मेरे कोचिंग के फंडे एकदम मस्त तरीके से याद दिलाती है कि पापा ये तो ऐसा होना चाहिए, आप पॉज लीजिए, सोचिए, फिर रिएक्ट कीजिए। तो वैसा है। तो ये जो लोग हैं, मेरी लाइफ में जो सक्सेस है, आज जिस मुकाम पे हूँ कि आपके साथ बैठ के यहाँ पर बात कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उन सब की देन है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। एक आखिरी सवाल हेमंत, हम लोग कंक्लूड करने से पहले, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस बी योर ओन बॉस पॉडकास्ट में? धमाल, शानदार, जबरदस्त। दूसरी बार आया हूँ। पिछली बार हमने ऑनलाइन किया था, आज से करीब 1 साल पहले, दिसंबर के महीने में, और वो भी बड़ा एक मजेदार किस्सा था, किस तरह हमारी सारी रिकॉर्डिंग हुई थी। तो जब आपने ये शुरू किया था कि आप लाइव ऑडियंस के साथ एक प्रॉपर इंटरव्यू करते हैं, मैंने भी सोचा कि यार मेरा तो मिस हो गया, सचिन आचार्य के साथ बैठ के तो गुफ्तगू करना, सौभाग्य है। ये एक सौभाग्य मेरे लिए भी होता। तो मैं सोच ही रहा था कि कब ये मौका मिलेगा। तो जब आपने ये कहा कि हम हिंदी पॉडकास्ट शुरू करें, तो मैंने लपक के आपके पास आया था कि भाई हिंदी तो मैं भी बात करता हूँ। एक और बात पता है आपको, पिछले साल इंग्लिश एपिसोड, जब आपका इंग्लिश एपिसोड रिलीज हुआ था, वो 2023 का साल का पहला एपिसोड आपका था। 1 जनवरी, यस। 2024 का पहला एपिसोड ये रिलीज होगा। अरे क्या बात है, मतलब 2023 और 2024 की शुरुआत मेरे लिए आपके साथ
शानदार, जबरदस्त, और क्या मैं कहूँ। मैं But- कल ही डेट्स देख रहा था अगले एपिसोड्स की, तो जो मतलब जैन का जो फर्स्ट एपिसोड होगा वो आपका होगा। इसे सिर्फ इत्तेफाक ही नहीं कहते, इसे एक कहते हैं ना फेट, यस, कि लाइफ आपके लिए कुछ चीजें चुनती है और आपको वो सही जगह पे सही समय पे मिलती है, लेकिन ये ऐसे ही नहीं मिलती है, आपको उसके लिए बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। तो मैंने जो पिछले 1.5 साल में जॉब छोड़ के कोचिंग में स्ट्रगल किया है, लोगों की जिंदगी में जो फर्क लाने की या लोगों को इम्पैक्ट लाने की जो कोशिश की है, आज उसका नतीजा है कि सचिन मुझसे बात भी कर रहा है इस प्लेटफॉर्म पे। हम ऐसे तो बात करते रहेंगे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाना और मेरी स्टोरी को शेयर करना लोगों के साथ, कि उनको इस स्टोरी से कुछ सीख मिले, कुछ कॉन्फिडेंस मिले, और ये भी पता चले कि यार ये मुश्किल तो है लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप सोच विचार करके अपने कदम फूंक फूंक के रखते हैं तो इसके जैसा कुछ नहीं है। एक जॉब में एक अलग मजा है, और अपना खुद का बिजनेस शुरू करके उसे बढ़ाना, ये एक अलग मजा है। बिकॉज आप जब एक जॉब करते हो तो आप अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे हो। जब आप एक बिजनेस शुरू करते हो और एक बिजनेस को बढ़ाते हो और उसमें आप 50 लोग को या 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हो, आप 5 और 50 फैमिलीज का ध्यान रख रहे हो, आप उनकी ग्रोथ का ध्यान रख रहे हो। अगर उस 50 फैमिलीज में से कोई बच्चा पढ़ता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, या आगे जाके बिजनेसमैन बन रहा है, बड़ा बिजनेसमैन बन रहा है, कहीं ना कहीं आपका हाथ था उसके उस मुकाम पे पहुंचने में, क्योंकि आपके यहाँ पर नौकरी करके उसके पापा ने जो पैसे कमाए उस पैसे से उसकी पढ़ाई हुई। अगर आपने ये बिजनेस नहीं खोला होता तो उसके पास ये जॉब नहीं होता, कोई और जॉब होता, कुछ और जिंदगी होती, कोई और सैलरी होती, कोई और ग्रोथ होती, लेकिन यहाँ पर आपका एक योगदान है। तो वो एक बहुत बड़ा फर्क होता है। और इस बात को कहने के लिए, एक मंच बनाने के लिए बी योर ओन बॉस का शुक्रगुजार हूं आपका। और हर जो व्यक्ति देख रहा है इस वीडियो को, और आप बाकी भी सारे वीडियोस देखिए, उससे आप सीखिए, और कुछ करने का अगर आप में जज्बा है तो कीजिए। और हाँ, एक मेंटर ढूंढिए, और जरूरत लगे तो कोच भी ढूंढिए, लेकिन एक मेंटर तो जरूर ढूंढिए जो कि आपकी मदद कर सकता है। कि आपको अगर कुछ पाना है तो वो मेंटर आपको हेल्प करेगा, रास्ता दिखाएगा। और फिर सचिन के जो सारे पॉडकास्ट हैं उनसे भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। हेमंत, एक आखिरी सवाल बहुत जरूरी है ये, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं अभी और जो कोचिंग आपसे कोचिंग लेना चाहते हैं, सबसे बेस्ट तरीका क्या, कैसे आपको कांटेक्ट किया जाए? मुझे कांटेक्ट करने के मतलब coachhemant.com वेबसाइट है। अच्छा। वहां पर मेरे सारे सोशल चैनल्स भी है, तो लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, मेरा फोन नंबर भी वहां है, ईमेल आईडी भी है। तो हेमंत कुमार जैन, बड़ा ही आसान सा है, हेमंत कुमार जैन @gmail.com, कोई डॉट नहीं, कोई डैश नहीं, और हेमंत HEMANT से पे खत्म हो जाता है, आगे एच नहीं है वापस, वो साउथ इंडियन वाला डबल एच वाला हेमंत नहीं है। तो हेमंत कुमार जैन @gmail.com पर आप मुझसे मिल सकते हैं, या फिर coachhemant.com पे मिल सकते हैं। अगर आप में जज्बा है कि आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, वेदर करियर में हो या बिजनेस में हो, हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल। आप हेमंत को लिंक्डइन पे फॉलो करें, उनका वेबसाइट है coachhemant.com पे आप चेक कर लो। और ये सारे लिंक्स हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और इसके पॉडकास्ट के शो नोट्स में हम लोग इसको डाल बहुत देंगे। बढ़िया। हेमंत, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे साथ आपकी जर्नी, आपका स्टोरी आपने शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। धन्यवाद। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये थे हेमंत कुमार जैन, द अनकंफर्टेबल कोच एंड द फिल्मी कोच, और आप देख रहे हैं बी योर ओन बॉस।